चलिए मैं बताऊंगा, डाटा भी दूंगा, सवाल भी बताऊंगा और कैसे देखा जा रहा है इसको भी विचार किया जाएगा। तो डाल दीजिएगा कुंडली विश्लेषण संख्या 1। फिर उसके नीचे डीओबी लिखिए 13 जून 1987, 13 ऑफ जून 1987, 20:15 बलिया उत्तर प्रदेश। इन्होंने प्रश्न पूछा था, मैं कौन से रत्न पहन सकता हूं, कृपया कारण सहित बताएं। तो पहले हम शुरू करेंगे, इनको क्या बताएंगे कि आपकी धनु लगन की कुंडली है और धनु राशि है। ये चीज आपको हमेशा बोलना होता है जब भी कुंडली किसी का भी देखेंगे, सवाल कोई भी हो। सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ बोलेंगे उनसे कि 13 जून 1987, 20:15 बलिया है, अगला व्यक्ति ओके करेगा। फिर लग्न और राशि बोलेंगे, धनु लगन धनु राशि। अगर कुछ भी डाटा लेने देने में गलती हुई होगी तो इतने में क्लियर हो जाएगा, अगला व्यक्ति बोलेगा कि नहीं ये लगन नहीं है, ये राशि नहीं है। तो उसमें आप फिर से देख सकेंगे, सुधार कर सकेंगे, क्योंकि कभी कभी ह्यूमन एरर है कि डेट या ईयर कुछ गलत हो जाए तो गलती हो सकती है। तो सबसे पहले धनु लगन और धनु राशि है। और रत्न कहाँ हम पहनते हैं? अपने शरीर पे। रत्न का जो सबसे पहला अच्छा बुरा प्रभाव पड़ेगा वो शरीर पे पड़ेगा, क्योंकि धारण हम उसे शरीर पे कर रहे हैं। तो इसलिए रत्न में क्या होगा कि अगर कुछ गलत इफेक्ट आएगा तो सबसे पहले शरीर पर आएगा, फिर मन पर आएगा। शरीर और मन पर ही सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव आता है। इसलिए जब भी हम स्टोन के लिए देखेंगे तो सबसे पहले उन ग्रहों को छांटना है जो लगन के मित्र हों, यानी कारक ग्रह जिनको बोलते हैं। आमतौर पे रत्न का रिकमेंडेशन कैसे देते हैं? उन्हीं ग्रहों का जो लगन का स्वामी हो, पंचम भाव का स्वामी हो या नवम भाव का स्वामी हो, या कोई भी ऐसा ग्रह जो लगन का मित्र हो और छठे आठवें बारहवें का स्वामी ना हो। कभी ऐसा सिंगल राशि में होगा सूर्य और चंद्रमा के केस में, कि जैसे मान लीजिए सिंह लगन जब होता है तो चंद्रमा 12वें का स्वामी होता है लेकिन लगन का मित्र होता है। तो सूर्य चंद्रमा के केस में अगर वे लगन के मित्र हैं परंतु छठे आठवें 12वें के स्वामी होंगे तो नहीं बताएंगे, क्योंकि उनकी सिर्फ एक राशि है। यहाँ मंगल 12वें का स्वामी है लेकिन पंचम का भी है। तो एक जगह से अच्छे भाव, दूसरे जगह से बुरे भाव के स्वामी होने की स्थिति में हम निर्णय कैसे करते हैं कि वह ग्रह लगन का मित्र है कि नहीं है तो अच्छे भाव का ही परिणाम आपको ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे 3 कारक ग्रह, अगर आपको रिपोर्ट बना के सामने वाले को भेजनी है तो भी इसी प्रकार से रिपोर्ट बनाएंगे। लगन से यही चीजें लिखेंगे, धनु लगन धनु राशि है, गुरु मंगल और सूर्य आपके कारक ग्रह हैं। गुरु का स्टोन आप पहन सकते हैं क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में लगन का स्वामी है और अच्छे भाव में बैठा हुआ है। किसी भी ग्रह का स्टोन तब नहीं धारण करना है जब वह ग्रह भले ही कारक हो, लगन का मित्र हो, परंतु छठे में, आठवें में या 12वें में गया हो। पहला पॉइंट, कोई भी ग्रह कारक हो या लगन का मित्र ही क्यों ना हो, 6 8 12 में गया है तब स्टोन नहीं देना है। दूसरी कंडीशन, अगर ग्रह लगन का मित्र है अर्थात कारक है, छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में अस्त हुआ है, अस्त हुआ है और वह क्रूर ग्रह नहीं है, शुभ ग्रह है, तब हल्के वजन का स्टोन पहनाएंगे। अगर अस्त है 6 8 12 में और शुभ ग्रह है तब। अब यहाँ पर गुरु लगन का स्वामी खुद है और अच्छे भाव में बैठा है, स्वराशि का है, एक त्रिकोण का स्वामी है, एक केंद्र का स्वामी है, तो गुरु का रत्न ये पहन सकते हैं। गुरु का रत्न पहनने से इनको नुकसान नहीं होगा। तो पहला आप गुरु का बता देंगे, गुरु लग्नेश हो करके अच्छे भाव में बैठा हुआ है इसलिए गुरु का स्टोन पहना जा सकता है। दूसरा, मंगल का स्टोन आप पहन सकते हैं, परंतु
मंगल कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। मंगल एक क्रूर ग्रह होता है, जहां बैठता है वहां पर उग्रता को बढ़ाता है। इसलिए मंगल का रत्न आपके वैवाहिक जीवन में उग्रता की वृद्धि कर सकता है। दाम्पत्य जीवन में गर्मी बढ़ा सकता है, उग्रता या तनाव की स्थिति को पैदा कर सकता है। इसलिए लाल मूंगा के बजाय सफेद मूंगा आपको धारण करना चाहिए। अब मूंगे पे मैं आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं। निश्चित रूप से मंगल लगन का क्या है, मित्र है और कारक ग्रह है। लेकिन यह भी विदित है कि लगन का मंगल, चतुर्थ का मंगल, सप्तम, अष्टम और द्वादश का मंगल कुंडली को क्या बनाता है, मांगलिक। मंगल ऊर्जा का प्रतीक है। ऊर्जा, जोश, उत्साह, आवेग। तो मंगल का रत्न पहनने से मंगल के इन तत्वों में वृद्धि होगी। और अगर मंगल का संबंध किसी भी भाव से जुड़ा है, उस भाव से जिस रिश्ते का विचार होता है उसमें गर्माहट बढ़ा सकता। तो नोट डाउन करिएगा, लगन में बैठेगा तो व्यक्ति के स्वयं की उग्रता को बढ़ाएगा। चतुर्थ में बैठेगा तो परिवार के प्रति उग्रता, परिवार का माहौल खराब। सप्तम में पत्नी से या पति से। तो इसका निदान क्या है, नोट करिएगा। जब भी मंगल कारक ग्रह हो, मंगल कारक ग्रह हो और तीसरे तीसरे भाव में, पंचम भाव में, तीसरे भाव में, पंचम भाव में, नवम, दसम और एकादश भाव में हो, नवम, दसम और एकादश भाव में हो, नवम, दसम, एकादश भाव में हो, तो लाल मूंगा के लिए सलाह देनी है। और अगर वही मंगल लगन का मित्र होकर लग्न, द्वितीय, चतुर्थ और सप्तम, लग्न, द्वितीय, चतुर्थ और सप्तम भाव में हो, तो लाल मूंगा के बजाय सफेद मूंगा बताना चाहिए। लाल मूंगा क्या है ना, वो थोड़ा ज्यादा जोशीला बनाता है। लाल मूंगा बहुत तेजी से काम करता है और सफेद मूंगा बहुत धीरे धीरे काम करता है। मतलब सफेद मूंगे में ऊर्जा तो आएगी लेकिन बहुत एग्रेशन से नहीं आएगी। जैसे क्या है कि पानी का पाइप है, आप गाड़ी वॉश करते हैं तो पानी का पाइप आता है, बहुत प्रेशर से आ रहा है पानी, और थोड़ा हल्का कर दिए तो प्रेशर से नहीं आ रहा है। तो वही समझ लीजिए, लाल मूंगा बड़े प्रेशर से मंगल की ऊर्जा को बढ़ाता है और सफेद प्रेशर नहीं डालता है। तो लगन में अगर मंगल होगा तो व्यक्ति, लगन क्या है, मस्तिष्क है, बुद्धि है, विचारों में उग्रता आ सकती है। इसलिए लाल के बजाय सफेद बताया गया, ताकि उग्रता ना बढ़े, प्रेशर ना बढ़े। दूसरा, द्वितीय भाव किस चीज के लिए होता है, द्वितीय भाव वाणी का होता है। तो अगर लाल मूंगा होगा तो वाणी का भी तो एग्रेशन सही नहीं है। वाणी में एग्रेशन आए तो वो भी नहीं सही है, क्योंकि वाणी का एग्रेशन तो बहुत सारे कार्यों को बिगाड़ देता है। तो अगर द्वितीय भाव में मंगल है तो वहां पर भी उसको सफेद मूंगा देने से जो एग्रेशन, जुबान कठोर और कड़वा होना है, उससे बचाएगा। चतुर्थ में परिवार का भाव है, परिवार के प्रति चिड़चिड़ापन या गुस्सा बढ़ाए, वो भी नहीं ठीक है। और सप्तम में वैवाहिक जीवन के लिए। तो इन भावों में अगर मंगल है, लगन, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, तो सफेद मूंगे से एग्रेशन नहीं बढ़ता है। मंगल का जो है पॉजिटिवनेस ही बढ़ेगा। मंगल अगर तृतीय भाव में है तो कोई दिक्कत नहीं है, पंचम में है कोई दिक्कत नहीं है। तृतीय तो पराक्रम का होता ही है, और पंचम में बुद्धि को तेज करेगा, नवम भाग्य है, और दसम कर्म क्षेत्र, एकादश लाभ। तो इन सब में एग्रेशन चलेगा। स्टोन के लिए एक चीज और नोट करिएगा,
अगर कोई ग्रह कारक है या लगन का मित्र है और वह नीच का है, कोई भी कारक ग्रह जो लगन का मित्र तो होगा ही कारक ग्रह, लगन का मित्र है और नीच का है, परंतु 6, 8, 12 में नहीं है, तो उस ग्रह के लिए रत्न पहना जा सकता है। यानी आपको डाउट क्लियर है, सारे स्टोन पे यही सिस्टम लगेगा। जैसे यहीं पर हम बृहस्पति को ले लेते हैं जो कि लग्नेश है और द्वितीय भाव में नीच का होता तो हम उसे स्टोन दे सकते थे। अगर ग्रह लग्न का मित्र है और छठे, आठवें, 12वें के अलावा कहीं नीच का है तो उसका स्टोन आप दे सकते हैं। नीच के ग्रह का क्या होता है, उसकी जो रश्मियां होती हैं, ऊर्जा जो होती है, वो सही तरीके से हमारे पास नहीं पहुंचती है, इसीलिए वह बुरा असर देता है। तो रत्न पहनने से उसकी ऊर्जा थोड़ी सी बैलेंस होगी। जैसे पंकज कुमार जी, आप एक बुक पढ़ रहे हैं, अक्षर देख रहे हैं, और आप बुक पढ़ रहे हैं टॉर्च की लाइट में, मैं आपको टॉर्च दिखा रहा हूं, कुछ है इमरजेंसी है, कहीं हम लोग अलग जगह पर हैं, आप एक बुक या लेटर पढ़ रहे हैं, अंधेरा है और बोले कि मोबाइल जला दीजिए, तो मोबाइल जला के मैं मोबाइल हमेशा हिला डुला रहा हूँ, पूरा फोकस एक जगह नहीं है, तो प्रकाश तो रहेगा लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे, दिक्कत होगी। तो नीच के ग्रह का प्रकाश, ऊर्जा रश्मि तो होती है लेकिन वह बिखरी हुई होती है, बैलेंस्ड नहीं रहती है। लेकिन अगर 6, 8, 12 में वही है तो रोग की वृद्धि देने लगता है, इसलिए 6, 8, 12 में नीच का होगा, अब नहीं चलेगा। अगला लिख लीजिए, कोई भी ग्रह जो 6, 8, 12 में हो, कारक मारक कुछ भी हो, उसके लिए रुद्राक्ष का सजेशन देना चाहिए पहनने के लिए। जप या दान वगैरह भी परिस्थितियों पे निर्भर करता है, आगे ये सब भी क्लियर होगा जैसे जैसे कुंडलियां आएंगी। अब यहाँ पर आपने देखा गुरु का रत्न बताने में कोई डाउट ही नहीं है, गुरु अच्छे भाव का स्वामी है, अच्छे भाव अच्छी राशि में है, पहन ले। मंगल के मामले में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ा, और वह ध्यान क्या है आपको पता है, इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है। लाल मूंगे का प्रेशर ज्यादा होता है, सफेद का प्रेशर कम होता है। तो कहीं भी मंगल जहां प्रेशर ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, एग्रेशन ना बढ़े, डायरेक्टली आपके पर्सनल लाइफ को इफेक्ट ना करे, वे भाव तीसरे, पांचवें, नवम, एकादश, द्वादश है, तो इन भावों में मंगल के होने से लाल होगा। लगन द्वितीय, चतुर्थ और सप्तम में मंगल के होने से सफेद होगा। अगर मंगल छठे, आठवें, 12वें में है, तब स्टोन बताने के बजाय आपको क्या बताना होगा, रुद्राक्ष बताना होगा, अन्यथा अन्य प्रकार से मंगल को शांत किया जाएगा। तो यहाँ पे सफेद मूंगा इनको मैंने बताया, कारण आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं सूर्य पर। तीसरा कारक ग्रह इनका सूर्य है और सूर्य छठे भाव में आकर के बैठा हुआ है। सूर्य छठे भाव में आ गया है और यह सूर्य ना सिर्फ लगन से छठे में है बल्कि राशि से भी छठे में है। भाई स्टोन का असर, लगन मतलब शरीर, चंद्रमा मतलब मन, तो शरीर और मन दोनों पे पड़ता है। तो यह सूर्य चूंकि लग्न और चंद्रमा दोनों से छठे में है, वैसे भी किसी एक से होता तो भी ना बताया जाता, यहाँ पर दो के दोनों से छठे में है, इसलिए सूर्य का स्टोन माणिक्य इनको रिकमेंड नहीं किया जाएगा। और कारण आप मेंशन करेंगे, चूंकि सूर्य आपका कारक ग्रह तो है परंतु वह लग्न से छठे भाव में है, राशि से भी दिख रहा है तो वो भी बोल दीजिए, राशि से छठे में है, आठवें में है, इसलिए सूर्य का स्टोन नहीं पहनना उचित है। इसके बजाय आप सूर्य के लिए
एक मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। साथ ही साथ आप शुक्र के लिए रुद्राक्ष और शनि के लिए भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 6, 8, 12 में जो भी ग्रह हो व्यक्ति को रुद्राक्ष रिकमेंड कर सकते हैं। उसके पहले मैं एक सवाल पूछता हूं जब भी रुद्राक्ष रिकमेंड करता हूं, क्या आप मीट मांस खाते हैं कि नहीं? अगर व्यक्ति ना में बताता है तो मैं उसे रुद्राक्ष बताता हूं, अन्यथा मैं ये पहले मैं बोलता ही नहीं हूँ रुद्राक्ष, पहले मैं पूछ लेता हूँ क्या आप मीट खाते हैं, मांस खाते हैं? अगर व्यक्ति कहता है हाँ, तो मैं रुद्राक्ष की चर्चा ही नहीं करता, क्योंकि हमारा और आपका काम सजेशन देते समय ये नहीं है कि व्यक्ति क्या खाए क्या ना खाए, क्या पहने ना पहने, इस पे जाना ही नहीं है। क्या खाए व्यक्ति, क्या पिए, उस पे नहीं जाना है। ग्रहों को ठीक करना है, ग्रहों की के लिए उपाय देना है, एक नहीं तो दूसरा कोई विधि देंगे। चूंकि ये धर्म गुरु का काम है कि वो बताए क्या खाना नहीं खाना पीना, और व्यक्ति के इच्छाओं पे निर्भर है। और हम आप एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं, मतलब एक तरीके से डॉक्टर हैं आप। तो यहाँ पर अगर व्यक्ति ने हाँ कह दिया कि मैं मीट मांस खाता हूं, तब मैं रुद्राक्ष नहीं रेकमेंड करूंगा। तब उसके लिए कुछ अलग से उपाय होते हैं, घरेलू उपाय होते हैं, उनको किया जा सकता है। दूसरा, सूर्य के लिए कुछ भी नहीं बताएंगे, स्टोन वगैरह, क्योंकि सूर्य मौके पे ना कोई अच्छा दे रहा है ना बुरा दे रहा है। छठे में वैसे भी बहुत इसका बुरा प्रभाव नहीं आता है, मंगल के नक्षत्र में भी बैठा है, ठीक ठाक है। तो सूर्य के लिए कुछ नहीं। हाँ, अब यहाँ पर अगर आप शुक्र को देखेंगे तो शुक्र स्वराशि का है, अपनी राशि में है और अस्त भी नहीं है, यानी शुक्र पीड़ित नहीं है। तो आइडिया मिल रहा है कि शुक्र भी इनको कोई बहुत विशेष परेशान नहीं करेगा, क्योंकि पीड़ित नहीं है, स्वराशि का है, लाभ का स्वामी है, छठे में है, थोड़ी कठिनाई से आमदनी हो वो अलग बात। शनि के लिए शनि मारक ग्रह है। अब अगर इनकी कोई समस्या उस समय शनि ग्रह से जुड़ी हुई रहेगी तो शनि का दान और जप बताया जा सकता है रुद्राक्ष के बजाय, अगर ये मिटेरियन है। मिटेरियन नहीं है तो जप दान के साथ साथ आप रुद्राक्ष का रिकमेंडेशन कर सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को यह बताएंगे, अगर वह मीट मांस खा रहा और कहेंगे कि मीट मांस छोड़ दीजिए और रुद्राक्ष पहन लीजिए, उस व्यक्ति से नहीं हो पाएगा। वो 2 दिन पहनेगा, तीसरे दिन उसकी जीभ चुटुर पुटुर करेगी, वो उतार के रख देगा और जाके खा लेगा। तो पहले ये चीज पूछ लेना है, तब रुद्राक्ष को रेकमेंड करना है। किसी के खान पान और पहनावे से लेकर के कमेंट नहीं करना है। हाँ, कुछ लोग पूछते हैं कौन सा रंग सूट करेगा कौन सा नहीं करेगा, तो वो आप बता सकते हैं। इस कुंडली में अच्छे ग्रह कौन से हैं? गुरु हैं, मंगल भी अच्छा है, बुध भी अच्छा है। बुध जो है अपनी राशि में होकर के बैठा हुआ है। छठे, आठवें, 12वें भाव में जो ग्रह गए हैं उनका कलर छोड़ करके अन्य कलर आप बता सकते हैं। राहु का नहीं बताएंगे, क्योंकि राहु गुरु के साथ है, राहु का रंग बढ़ेगा तो गुरु को ये और पीड़ित करेगा। चंद्रमा का बिल्कुल बता सकते हैं। चंद्रमा और सूर्य 8वें भाव के स्वामी होकर के जहां बैठते हैं नुकसान नहीं करते हैं। 8वें में बैठेगा तो पीड़ित तो होगा। ध्यान से सुनिएगा, दोनों दो चीजें हैं। सूर्य चंद्रमा अष्टम में बैठेंगे तो अष्टम में बैठने से वो पीड़ित होंगे, लेकिन एक नियम है कि छठे का स्वामी, 8वें का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी जहां जाता है उस भाव को तकलीफ देता है। सूर्य और चंद्रमा 8वें के स्वामी होकर के कहीं जाएंगे तो तकलीफ नहीं देंगे। शनि अष्टमेश होकर के चौथे में बैठेगा तो माता को तकलीफ देगा, लेकिन सूर्य या चंद्रमा अष्टमेश होकर बैठेंगे तो माता को तकलीफ नहीं देगा, अपना स्वाभाविक फल चतुर्थ भाव का देंगे। तो सोमवार दिन भी यहाँ पर अच्छा है, चंद्रमा का कलर भी अच्छा बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर स्टोन से जुड़ा हुआ रहा, इस प्रकार से आप जवाब दे सकते हैं। और जवाब देने के लिए रिपोर्ट बनाना भी चाहिए, पेन और पेपर से लिखिए चाहे कंप्यूटर पे टाइप करिए। ऑप्शन आपके पास सभी होने चाहिए मधु जी, कि अगर कोई आपसे बात करके पूछ रहा है तो भी आप एक्सप्लेन कर सकें, और अगर कोई नहीं चाह रहा है, चाह रहा कि आप उसे लिख करके दे दें, तो वहां भी आपकी क्षमता होनी चाहिए।
तो स्टोन के बारे में आपको कुछ आइडिया आज मिला होगा, कुछ डाउट दूर हुए होंगे। दूसरी कुंडली पे चलते हैं। दूसरी कुंडली है 1 जून 1986, 1 जून 1986, 19:45, 19:45, अहमदाबाद, गुजरात। प्रश्न इनका है कर्ज से जुड़ा हुआ, हाल फिलहाल का ही प्रश्न इनका था कि कर्ज क्यों अधिक हो रहा है, कर्ज से परेशान। वही चीज है, पहले हम क्या करेंगे विश्लेषण में, हम लग्न और राशि हमेशा बोलेंगे। वृश्चिक लगन की कुंडली है और मीन राशि है। अब जब भी आप राशि बोलेंगे, ये मैं क्यों कहता हूं कि ये राशि है, बोलिए, साढ़े साती देखने के लिए। पिछली कुंडली जब खोले थे तो धनु राशि थी, तो साढ़े साती का देखिए जिक्र नहीं किया हमने, लेकिन यहाँ मीन बनी है तो साढ़े साती आ गई अपने आप मेरे जुबान पर। इतना अभ्यास का विषय। शनि यहाँ पर अभी गोचर कर रहा है किस राशि पर, कुंभ पे, और मीन है तो साढ़े साती है। तो यहीं से आपको एक कारण मिल जाएगा कि साढ़े साती तो व्यक्ति को पीड़ित करती है, अनुभव देने का काम करती है। तो साढ़े साती इनको अनुभव देने का काम करेगी। आर्थिक मामलों में, सामाजिक मामलों में, रिश्तों के मामलों में, सेहत के मामले में। तो एक तो आपको तुरंत नजर आ गया कि व्यक्ति मानसिक दबाव में रहता है जब साढ़े साती होती है। तो उपाय के समय जब आप रिकमेंड करेंगे तो साढ़े साती को भी बोलेंगे। और बताते कैसे हैं, देखिए, जब ये आ गए, इनको मैंने बताया वृश्चिक लगन और मीन राशि है। अभी आपकी साढ़े साती चल रही है शनि महाराज की, पिछले साल जनवरी से शुरू हुई है। तो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी जीवन में होती रहेंगी जिससे आप मानसिक दबाव महसूस करें। वह एक्टिविटीज कभी परिवार को लेकर के होंगी, कभी धन को लेकर के होंगी, कभी सेहत को लेकर के, कभी कार्य क्षेत्र को लेकर के, कुछ ना कुछ होगा जिससे आप मानसिक तनाव में रहें। तो साढ़े साती का भी आपको उपाय करना है, जो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। आपके दिमाग में रहे कि आप कौन कौन सी चीजें पकड़ रहे हैं, उसका उपाय बताना। अब यह नहीं है कि अब यही साढ़े साती का उपाय, उपाय लास्ट में। पहले ए फॉर एनालिसिस, पी फॉर प्रिडिक्शन, फिर एडवाइस। एडवाइस मतलब उपाय। पहले एनालिसिस करिए, तो साढ़े साती है और साढ़े साती का एनालिसिस आपने इनको बता दिया, मानसिक दबाव। और ये आप एडवाइस वाले कॉलम में डाल डाल दीजिए कि इसका मुझे उपाय बताना। दूसरा, अभी इनकी कुंडली अगर देखा जाए तो करेंटली दशा जो है शुक्र की चल रही है और अंतर दशा मंगल की है। समस्याओं में दशाओं का भी विशेष रोल होता है। तो शुक्र की महादशा है, मंगल की अंतरदशा है। अब यहाँ पर मंगल, शुक्र अष्टम में बैठा है, तो ये तो गड़बड़ दिख रहा है। लगन के लिए मित्र भी नहीं है, मारक ग्रह है। लगन के लिए मित्र नहीं है, मारक है, अष्टम में बैठा हुआ है। तो शुक्र में निगेटिविटी है। इतना पीड़ित नहीं है कि सब कुछ चौपट करेगा, लेकिन अष्टम का असर तो देगा ही देगा। तो अष्टम में होने के नाते शुक्र जो है इस समय, शुक्र अष्टम भाव क्या है, गहरा स्थान है, गड्ढा है, यहां से चीजें बहुत खोद के निकालनी पड़ती हैं। तो शुक्र अभी चीजों को बांध के बैठा हुआ है। दूसरा, यह शुक्र जो है राहु के नक्षत्र में है। एक चीज की प्रैक्टिस जरूर करनी है, मैं तुरंत देखता हूं किसी की समस्या जब आती है, स्टोन वाले में समस्या की बात नहीं थी तो नक्षत्र तक नहीं जाएंगे तो भी चलेगा। इनकी कर्ज की समस्या जो है, शुक्र यहां पर ध्यान दीजिएगा राहु के नक्षत्र आद्रा में है। शुक्र राहु के नक्षत्र में है। कोई ग्रह जिस नक्षत्र में है वह ग्रह जहां बैठा होगा उसका फल डेफिनेटली मिल रहा है। ये हमेशा आपको देखना है। विवाह का सवाल है, गुरु की अंतरदशा चल रही है, हाथ ना उठाइए, किसी को अनम्यूट नहीं करेंगे। अगर आपको अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है तो उसको दिमाग में रखिए, फ्लो बिगड़ता है। जैसे गुरु की दशा चल रही है और गुरु ना विवाह भाव में बैठा है ना विवाह भाव को देख रहा है, अंतरदशा है और विवाह का सवाल है।
तो अगर गुरु उस नक्षत्र में होगा, उस ग्रह के जो 7वें भाव में बैठा होगा या सप्तमेश के नक्षत्र में होगा, तो भी गुरु वही 7वें भाव का फल देगा, नक्षत्र का फल जरूर मिलता है। अन्य कहीं जगह संकोच हो सकता है, लेकिन नक्षत्र आप अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि बड़ा मजा आएगा आपको, एकदम सटीक बैठता है। शुक्र यहाँ पर राहु के नक्षत्र में है, राहु कर्ज के भाव में बैठा हुआ है। दूसरा एक कारण यह है कि फरवरी 2024 से शुक्र में मंगल चल रहा है। मंगल भी तो छठे का स्वामी है, लग्नेश है ठीक है, लेकिन छठे का असर ज्यादा आ रहा है। महादशा जिसकी है वह शुक्र एक तो खुद अष्टम में है, यहां से वीक हुआ, छठे के नक्षत्र में है, और अंतरदशा वाले ग्रह का भी संबंध छठे से है, साढ़े साती भी है। तो परमानेंटली कोई समस्या विकट तो नहीं आएगी। ये जो मंगल छठे का स्वामी होके बैठा है, ये लग्नेश भी है, तो मंगल लॉन्ग टर्म में बहुत कर्जा नहीं देने वाला है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जब तक शुक्र चलेगा, चूंकि ये राहु के नक्षत्र में है, तो कर्जा छोड़ेगा तब रोग पे जाएगा। भाई रोग ऋण शत्रु तीनों देखते हैं, कर्ज अगर छोड़ेगा तो रोग पे जाएगा या फिर शत्रु पर जाएगा, कुछ ना कुछ छठा भाव पूरे शुक्र की दशा में एक्टिव रहेगा। वैसे भी शुक्र अष्टम में है तो यूरिन, पेशाब, सेक्सुअल ऑर्गन में प्रॉब्लम करता है। तो जब कर्ज थोड़ा हल्का होगा तो इस पे समस्याएं देगा, क्योंकि कर्ज का तनाव लेकर के बैठेंगे थोड़े दिन, तो उस तनाव के कारण से वीकनेस ये शुक्र भी देगा। तो कर्ज की समस्या का कारण यहाँ पर ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है। और जब आप ऐसे एक्सप्लेन कर बोल दिए कि शुक्र की दशा है अष्टम में है, नहीं, शुक्र की दशा है अष्टम में है, और शुक्र कर्ज भाव में बैठे मंगल के नक्षत्र में है, इसलिए कर्ज बढ़ रहा है। अब जातक को बात समझ में आ जाएगी, वह आकर के देखेगा कि कहाँ शुक्र है, वो देखेगा हाँ सच में राहु के नक्षत्र में है, राहु कर्ज भाव में है। अब बात कहाँ से समझ में आपको आई कि उपाय में आप कितना भी शुक्र शुक्र करिए, बिना राहु का उपाय किए इनको समाधान नहीं मिलेगा। शुक्र तो सिर्फ सप्लाई कर रहा है, उसे जो दे रहा है राहु। भाई टंकी में जो पानी है टोटी वही निकाल के देगा, तो ये राहु टंकी है, ये कर्ज वाले भाव में है। उपाय में अब आ जाएंगे तो एक तो साढ़े साती का बता देंगे उपाय, दूसरा राहु का भी उपाय देंगे, शुक्र का भी देंगे। मुख्य उपाय क्या होता है, जब ऐसे किसी ग्रह के कारण व्यक्ति पीड़ित हो, समस्या हो, तो उन ग्रहों का दान मुख्य है, फिर जप है। अगर व्यक्ति जप नहीं कर रहा है या करवा रहा है तो दान जरूर बताइए, दान प्राथमिक होता है उपाय में, ध्यान रखिएगा। उसको उसकी समस्या से तुरंत में राहत मिले, चीजें बिगड़ने से बचें, इसके लिए पहला उपाय दान है, ना कि जप है। कोई व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल में है, जप नहीं असर करेगा, जप टाइम लेता है, इट टेक्स 6 महीने, साल भर, 1.5 साल का भी टाइम लेता है, लेकिन दान आपका तुरंत असर करना शुरू करता है। तो यहाँ पे राहु और शुक्र का दान होगा, क्योंकि ये दो के दोनों लगन के लिए मित्र भी नहीं है, कारक नहीं है, अकारक ग्रह है, और दोनों ही कर्ज की समस्या में भूमिका निभा रहे हैं। शुक्र भी तो 8वें से यहाँ देख रहा है, द्वादश भाव का स्वामी होकर के। और राहु का बताएंगे, साढ़े साती का निदान बताएंगे। साथ ही साथ जैसे चंद्रमा पे शनि का गोचर चल रहा है, चंद्रमा नवम का स्वामी है, तो स्टोन बता दीजिए कि मोती पहन लीजिए। मोती वैसे भी मन का ग्रह है, शनि का गोचर जो साढ़े साती में है, मन थोड़ा मजबूत होगा तो थोड़ी सी मतलब दिमागी स्थिरता और सहनशीलता भी बढ़ जाएगी। इतनी बातें एक्स्ट्रा बता देना चाहिए, स्टोन बता देना चाहिए। गुरु का भी स्टोन चाहे तो पहन लें, गुरु के स्टोन से क्या होगा, ये शुक्र को देख रहा है तो थोड़ा सा कंट्रोल और बढ़ाएगा। तो मुख्य यहाँ पर समस्या का कारण शुक्र की दशा, जो कि राहु के नक्षत्र में है, फरवरी 2024 से बढ़ गई है समस्या, क्योंकि मंगल
की अंतरदशा है और मंगल की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है। लगन का फल तो देगा, 80% दे दे, 90% दे दे, 10% भी देगा, तो शुक्र ऑलरेडी दे रहा है तो उसमें 10% और बढ़ ही गया, साढ़े साती भी है। तो आप समझ गए क्या उपाय देना है। तीसरी कुंडली पे चलेंगे। अन्य चीजों पे, अब यहाँ पर सूर्य बैठा है, इस भाव का स्वामी अष्टम में है, शनि की दृष्टि है, मैरिड लाइफ से जुड़ा सवाल नहीं है, तो जो सवाल नहीं है उस पे नहीं जाना है। जहां जो सवाल जैसे रहेगा उसी हिसाब से चलना है। आप अभी वन क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। होगा क्या, जब आप एक एक क्वेश्चन का जवाब देना सीख लेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि सारे क्वेश्चन का जवाब दे लेंगे। अब इन्हीं की समस्या अगर कर्ज की है तो समझ में आई कुछ बात, कि जिसकी दशा अंतरदशा वो कहीं छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में होगा तो भी कर्ज देगा। ऐसे आगे कुंडलियों में विवाह के भी प्रश्न आएंगे, घर गाड़ी मकान का भी आएगा, कैरियर का आएगा। तो प्रैक्टिस होते होते एक एक क्वेश्चन में आप धीरे धीरे सभी क्वेश्चन के लिए एक्सपर्ट हो जाएंगे। तीसरा सवाल, तीसरी कुंडली, 20 अक्टूबर 1982, 20 अक्टूबर 1982, 21:35, 9:35 रात के, 21:35 रात के, देहरी मध्य प्रदेश, DEHRI MP। सवाल है इनका, विवाह कब होगा, व्हेन विल मैरिज अकर, विवाह कब होगा। अब आ जाते हैं विवाह के लिए, हम विश्लेषण कर लेते हैं। पहली चीज तो दिमाग में ये रखना है कि कुछ दोष ऐसे होते हैं जो कुंडली के हर क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। जैसे राजयोग होते हैं वो हर क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। किसी की कुंडली का चतुर्थेश नीच का है लेकिन कुंडली में अन्य राजयोग है, बढ़िया है, तो चतुर्थेश मैटर नहीं करेगा कि व्यक्ति को घर गाड़ी नहीं मिलेगा। जैसे राजयोग है तो वो पूरा सुख वैभव दे देता है, वैसे कोई एक दोष होगा तो वह कुंडली के हर भाव पर, हर क्षेत्र पर असर डालेगा। तो पहली चीज, मिथुन लगन की कुंडली है और वृश्चिक राशि है, चंद्रमा नीच का है, छठे में है। यहीं से मुझे समझ में आ गया कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति सही नहीं रहेगी, व्यथित रहेगा। साथ ही साथ मुझे सूर्य भी नीच का मिल गया। सूर्य चंद्रमा दोनों कुंडली की जान है, एक जो है मन है, एक आत्मा है, दिया और बाती है। यहाँ पर दिया और बाती दोनों में दोष बन रहा है। हालांकि शनि उच्च का है, नीच भंग करेगा, लेकिन शनि के द्वारा सूर्य का नीच भंग कुछ खास असर नहीं डालता है, क्योंकि एक दोष भी बन जाता है अंधक का, अंधकार और प्रकाश का मिलन, तो पीड़ा भी आती है। तो यहाँ पर मतलब ये सब आपको वहां एक्सप्लेन नहीं करना है, ये तो मैं सिर्फ विवाह का ही देखना है। लेकिन देख करके मुझे पता चल गया है कि इनकी जो स्थिति है वह मानसिक हो या कुछ भी हो, हर मैटर में इनके जीवन में संघर्ष मुझे दिख रहा। अब आ जाते हैं, पहले लग्न और राशि बता दिए, ये देखना इसलिए भी जरूरी है कि उपाय में हो सकता है शामिल करना पड़े। भाई उपाय में कुछ भी वीक हो रहा है तो शामिल करना पड़ सकता है। इनकी कुंडली में काल सर्प दोष बना है। काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, तो ये सारे दोष हर क्षेत्र में रुकावट डालते हैं। विशेष रूप से जिस भाव में बनते हैं उस भाव में तो बाधा डालते ही डालते हैं। तो काल सर्प दोष का संबंध लग्न और सप्तम भाव से है, पहला कारण ये है। दूसरा कारण क्या है कि एक तो क्रूर ग्रह बैठा है, ये भी। तीसरा, सप्तम भाव का स्वामी कौन है, गुरु है। सप्तम भाव का स्वामी गुरु गया हुआ है पंचम भाव में। अब इसके आगे क्या होगा, अभी इस कुंडली को मैं पहले देखा नहीं हूं, अभी आपके सम्मुख ही देख रहा हूं। गुरु पंचम में गया है। अब मुझे डाउट हो रहा है कि कहीं गुरु पाप कर्तरी में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ दो दो पाप ग्रह भी हैं। तो इसको भी देखेंगे। गुरु 22 अंश का है, सूर्य 3 अंश का है, शनि 1 अंश का है। यानी कि गुरु 22 का है तो गुरु के
पीछे 22 अंश का है, तो ये शनि और सूर्य कहाँ है, पीछे है। आगे देखना पड़ेगा कि मंगल पड़ रहा है कि चंद्रमा पड़ रहा है, क्योंकि पाप कर्तरी शुभ कर्तरी अंश वाइज देखा जाता है। अब अगले भाव में यहां पर चंद्रमा 16 अंश का है, मंगल 28 का है। तो गुरु के पीछे पाप ग्रह है, लेकिन गुरु के आगे चंद्रमा है, तो पाप कर्तरी योग नहीं बन रहा है। बन रहा होता तब यह भी एक जटिल स्थिति बन जाती, दिक्कत वाली स्थिति बनती। तो अभी तक जो एक कारण समझ में आया है वह है काल सर्प। गुरु इतना बुरा नहीं है इसमें कि इसी के कारण से ही विवाह ना होने पाए, लेकिन अभी एक चीज और देखना होता है। विवाह और स्वास्थ्य के मैटर में ऊपर लिख लीजिएगा, विवाह के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में, चाहे विवाह होगा नहीं होगा, तलाक होगा, वैवाहिक जीवन, विवाह से दाम्पत्य से जुड़ा कुछ भी है, विवाह और स्वास्थ्य के मामलों में ग्रहों का विष नवमांश, मृत्यु भाग और उग्र तीक्ष्ण नक्षत्र जरूर चेक करना है, जरूर चेक करना है। तो यहाँ गुरु विष नवमांश में भी नहीं है, यानी एक आइडिया मिल रहा है कि हाँ गुरु में कोई ज्यादा बड़ा दोष नहीं बन रहा है। गुरु यहाँ पर 22 अंश का तुला राशि में है, और तुला में 13 अंश 20 मिनट से 16 अंश 40 मिनट तक होता है, गुरु 22 का है, गुरु में दोष नहीं है। अगले ग्रह पर चलेंगे, जो कारक होता है विवाह का, वह कौन सा होता है, शुक्र। शुक्र यहाँ पर नीच राशि में है और अस्त है। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि बुध ने नीच भंग किया है, और मैं बहुत बार बताया हूं नीच भंग होने पे कारकत्व का नीच भंग नहीं होता है, नीच भंग का पूरा नाम नीच भंग राजयोग है, यानी सुख समृद्धि दिलाने में मदद करेगा, ना कि शुक्र का कारकत्व बदल देगा। दूसरा यहाँ पर क्या हो गया, शुक्र दोषी है। एक मिला काल सर्प, एक मिला शुक्र। शुक्र यहाँ पर नीच ही नहीं है बल्कि अस्त भी हो गया है। अस्त होने के नाते, जैसे यहाँ पर सूर्य 3 अंश पे है, सूर्य कितने अंश पे है, 3 अंश पे, और शुक्र पिछली राशि में 28 का, तो 28 29 30 1 2 3 चलेगा, पहुंच नहीं जाएगा सूर्य के पास। भाव से नहीं मतलब है, हमेशा ये सब डिग्री से चलेगा। तो शुक्र और सूर्य के बीच ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 6 अंश का अंतर है, इसलिए शुक्र अस्त हो गया नीच का होकर के। तो शुक्र का प्रभाव ही यहां पर क्या हो गया, खत्म। और दूसरा एक चीज और नोट करेंगे, विवाह के केस में और संतान के केस में जब ये सवाल रहे नहीं हो रहा है, तो बंध्या राशि जरूर चेक करना है, पढ़ाया हूं ये सब। शुक्र नीच का तो है ही, बंध्या राशि में भी है, तो कारकों का बंधन भी लागू हो जाएगा। दो जगह से समस्या आपको मिली, एक तो काल सर्प को बताना है इनको, दूसरा शुक्र के लिए बताना है। शुक्र मिथुन लगन है, लगन के लिए कारक ग्रह है, अच्छे भाव में बैठा है, स्टोन पहना सकते हैं, क्योंकि 6 8 12 में नीच का नहीं हो रहा। शुक्र को बलवान करेंगे तो राशि का भी बंधन थोड़ा वो ढीला ढाला कर पाएगा। वास्तव में ये कन्या राशि बाधती है, सिंह मिथुन और कन्या ये 3 राशियां बंध्या राशियां हैं। राजकुमार और राजा, राजा सूर्य राजकुमार बुध, इनकी राशियां बंध्या राशियां हैं। इनके घर में जो जाता है ना वो बध जाता है। वैसे लॉजिक सोचिए, आप अपने सीनियर के किसी अधिकारी के, राजा के घर में जब हम आप जाएंगे तो बंधन नहीं महसूस होगा भैया। बॉस बुला ले, कह दे आइए आज घर पे, या छोड़ दीजिए केबिन में बॉस बुला ले, भैया केबिन में आइए, तो अभी जितनी देर केबिन में रहेंगे बंधन महसूस करेंगे कि कितनी जल्दी बात खत्म हो, यहाँ से निकले। बुलाएगा ही तभी मन में आएगा क्यों बुला रहे हैं, कुछ काम एक्स्ट्रा दे देंगे, क्या दे देंगे, मिठाई देना होता तो यहीं बाहर ही दे देते।
तो राजा और राजकुमार की राशियों में ग्रह बधे हुए से फील करते हैं। अब विवाह का सवाल है तो बिना नौमांस के नहीं खत्म होना है। अच्छा, मैं इतनी देर एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, ये सब मैं सिर्फ 2 मिनट में देखता, इतना टाइम ना लगता। आपको भी वैसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आ जाइए नौमांस पे। क्योंकि यह निश्चित है, जब इतनी बाधाएं हैं, उम्र इनकी कौन सी है, 1982 का जन्म है और अभी तक विवाह नहीं हुआ है, तो बाधाएं बड़ी बड़ी हैं कुंडली में। अब उन बड़ी बड़ी बाधाओं में नौमांस की भी बाधा बहुत बड़ी है। नौमांस का लग्न पीड़ित है, बहुत पीड़ित है। एक तो सूर्य यहां पर नीच का, एक अंडरस्टैंडिंग ऐसे कर लीजिए। दूसरा, दो दो क्रूर ग्रह बैठे हैं, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। यहां पर एक अनुभव की बात बता रहा हूं और आप भी देखेंगे, जब भी सूर्य शनि का या शनि सूर्य का नीच भंग करे तो गदगद मत होइएगा कि हमको तो नीच भंग मिल गया। यह जो नीच भंग वाला राजयोग होता है, यह महापुरुष बनाने लगता है, व्यक्ति को त्याग, परेशानी, संघर्ष दे करके महापुरुष बनाता है, ना कि सुख देता। शत्रु ग्रह का नीच भंग बहुत ठीक नहीं है, साथ ही साथ अंधकार और प्रकाश का मिलन नहीं ठीक है। वैसे दूसरे तरीके से भी देखेंगे तो भी आप देखेंगे कि नवमांस कुंडली का लग्न क्या है, पीड़ित है। नवमांस कुंडली के लगन में दो क्रूर ग्रह हो गए। नवमांस कुंडली में बेसिकली क्या चेक करेंगे, लग्न, लग्नेश। और जब बात वैवाहिक जीवन में प्रेम की रहेगी, शादी हो गई ठीक है, जब आपसी प्रेम की बात होगी, पट नहीं रहा, कुछ विवाद हो रहा, नहीं हो रहा, तो उसके लिए नवमांस कुंडली का लग्न लग्नेश के साथ चतुर्थ भाव को भी चेक करेंगे। विवाह होने की जब बात रहेगी तो चौथे पे नहीं जाना है, सिर्फ लग्न लग्नेश तक ही आपको मिल जाएगा वाजिब कारण। लग्नेश नीच का है, लग्नेश शुक्र 12वें में नीच का है, लगन में नीच का ग्रह, सारा फल चौपट। किसी भाव में नीच का ग्रह हो, भावेश भी नीच का हो जाए तो पूछना ही क्या है। अब यहां पर मुझे आइडिया मिल गया है कि इनका विवाह नहीं होगा। उपाय तब भी बताया जाएगा क्योंकि व्यक्ति आता उसी लिए है, लेकिन मुझे पता चल चुका है कि विवाह होने की संभावना बस उतनी ही है जैसे 1000 लीटर टंकी से एक गिलास पानी निकालना। क्योंकि हर जगह से बाधा ही बाधा बन रही है। गुरु नहीं इतना ज्यादा दिक्कत में है, लेकिन तब भी ये दिक्कत में है, शत्रु राशि में तो है ही। दूसरा एक चीज और जानिएगा, ये जो नौमांस का लगन का स्वामी शुक्र है ना, ये लगन और नौमांस दोनों में नीच का हुआ। नीच का वर्गोत्तम नहीं अच्छा होता, अन्य सभी वर्गोत्तम अच्छे हैं, नीच वाला नहीं। नीच वाले में क्या होता है, बाहर से भी सड़ा हुआ, अंदर से भी सड़ा हुआ। लगन बाहरी आवरण मान लीजिए, नौमांस को भीतरी, तो दोनों जगह से नीच का है। दूसरा, यहाँ पर लग्नेश नीच का है, लगन में भी नीच का ग्रह है, लगन में दो क्रूर ग्रह है। अब आपके मन में आए कि गुरु भी देख रहा है, नहीं काम करेगा भाई। दो क्रूर ग्रह है यहाँ पे, ये क्रूर ग्रह क्या करेगा, भाव का स्वामी नीच का है। रिश्ते उस्ते कभी आ गए, कुछ आ गए, लेकिन अब यहाँ पर विवाह की गुंजाइश कम है। उपाय, काल सर्प दोष की शांति। शुक्र का जबरदस्त उपाय, ओपल पहना देना है बढ़िया, थोड़ा वजन का, 10-12 कैरेट तक का। क्योंकि लग्न और नवमांस दोनों से कारक है। अगर कोई ग्रह लगन कुंडली में अच्छा हो, मतलब कारक हो, और अच्छी जगह बैठा हो, ध्यान से सुनिएगा, स्टोन के लिए बता रहा हूं। लगन कुंडली से कारक है, लगन कुंडली में छठे, 8वें, 12वें में नहीं है, और नवमांस के किसी भी भाव में नीच का होगा तो स्टोन दे देंगे। क्योंकि स्टोन की फंक्शनिंग लगन कुंडली के प्लेसमेंट से ही होगी आपके ऊपर।
शुक्र यहाँ 12वें भाव में है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लगन में तो ठीक भाव में है, नीच का हुआ, पीड़ित हुआ, ये ज्यादा पीड़ित हो गया। ये बाहर से भी कमजोर है, अंदर से भी कमजोर है। डिग्री भी एक तो इसकी कम है, 29 डिग्री का है। तो शुक्र के लिए स्टोन, शुक्र का जप 1.25 लाख। कभी कभी देखिए आप ऐसा देखेंगे कि जो मूल मंत्र है उसके बजाय 1.25 लाख रिकमेंड किया जाता है। उसका कारण यही है, जब वह ग्रह कई स्तरों पे पीड़ित हो रहा होगा और बाधा दे रहा है, तब उसका मूल मंत्र का 4 गुना बताने के बजाय 1.25 लाख बताना। तो शुक्र का 70,000 करने के बजाय 1.25 लाख मंत्र जप। शुक्र का स्टोन, काल सर्प की शांति, इतनी चीजें जरूरी हैं। गुरु के लिए दे देंगे रुद्राक्ष 5 मुखी। और लगन में यहाँ सूर्य शनि है, तो यहाँ पर सूर्य और शनि का भी रुद्राक्ष दे दिया जाएगा। रुद्राक्ष असक्षम होंगे तो दोनों का दान करा दिया जाएगा। शनि की दृष्टि भी इस भाव पर है, तीसरी। अब कोई कहेंगे कि शनि कारक ग्रह है तो दान क्यों करें। दान से लाभ मिल जाएगा, जितना ये कारक है उससे ज्यादा ये पीड़ित कर रहा है। एक तो सूर्य को पीड़ित कर दिया, नीच का सूर्य है उसको चढ़ बैठा है, पीड़ित कर दिया है। और आपको पता है सूर्य शनि की युति में पीड़ित कौन होता है? सूर्य। मंगल शनि की युति में पीड़ित कौन करता है? शनि पीड़ित होता है, मंगल को एडवांटेज मिलता है। तो सूर्य की भी पीड़ा थोड़ी सी कम होगी। शनि तो ऑलरेडी उच्च का है ही, लेकिन इसकी दृष्टि भी यहाँ पर है, यहाँ भी लगन में बैठा है। तो शनि थोड़ा सा कमजोर ही हो जाए तो हो सकता है विवाह की गुंजाइश बन जाए, क्योंकि कोई ग्रह परमानेंटली कमजोर नहीं होता है। दान करने से वह ग्रह परमानेंट नहीं कमजोर होगा। जैसे आप पैरासीटामॉल खा लेंगे तो जीवन भर असर रहेगा, अब कभी सिर दर्द नहीं करेगा, फिर करेगा आगे, फिर खाएंगे। तो ऐसे ग्रहों का जो दान होता है ये त्वरित समस्याओं के लिए है। शनि थोड़ा हल्का हो जाएगा तो लगन को यहाँ पर जो भारीपन दे रहा मुक्ति करेगा। सूर्य को थोड़ा फ्रीडम मिल जाएगा, आजादी मिल जाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि विवाह पे आ रही है, उससे थोड़ा निजात मिल जाएगा। तो शनि का भी दान रेकमेंड किया जाएगा। ये उपाय है, लेकिन अंत ओवरऑल देखने पर मुझे थोड़ी सी विवाह की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं, क्योंकि चीजें ज्यादा जगह पर बिगड़ चुकी हैं। अगली कुंडली और आज की आखिरी कुंडली। अब इसके बाद बीच में आप लोग परेशान ना होइएगा, ऐसे थोड़ा जितना ये बताएं इसको 2 बार देख लीजिएगा, फिर वापस बीच बीच में रात को सोते समय लगा दीजिए, चला दीजिए और कान में हेडफोन या धीमी आवाज में करके यही सुनते हुए सोइए, वीडियो सुनते हुए ही सोइए। प्रैक्टिस अच्छी बन जाएगी। एक्चुअली कुछ लोगों का दीपावली निकट आने पे ना तो व्यापार थोड़ा सा उनका बढ़ता है। कहीं उनको बाहर जाना होता है, सामान माल लाने के लिए माल लाते हैं, दुकान में रखते हैं, खरीदारी बिक्री बढ़ जाती है। तो कुछ लोगों का रिक्वेस्ट है कि दीपावली बाद रखा जाए, लेकिन हम सोचे एक क्लास दे देते हैं ताकि उसी में आप लोग व्यस्त रहें। अब आ जाइए तीसरी कुंडली पर। थर्ड हॉरोस्कोप है 9 जुलाई 1989, 9 जुलाई 1989, 9 जुलाई 89, सुबह 9:15 कटक। कोई समस्या वगैरह इन्होंने मेंशन नहीं किया है, सिर्फ इन्होंने सवाल पूछा है कि बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और 89 का जन्म है तो अभी नवयुवक है। तो जैसे सवाल और उम्र का भी मिलान किया करिए। इसके पहले जो विवाह वाला सवाल था उनका 82 का, 82 का जन्म है। तो कभी कभी सवाल और उम्र को मिला करके जवाब देना है। किस उम्र के व्यक्ति को कैसा जवाब देना इस पे भी निर्भर करता है। जैसे अब कोई व्यक्ति मान लीजिए एज अधिक हो रही है, तो बहुत चीजों को नॉर्मलाइज करके बताना है। कुछ बुरा है अच्छा है नॉर्मलाइज करके, अगला भयभीत ना होने पाए। अब यहाँ पर इनका सवाल था बिजनेस को लेकर के।
क्या बिजनेस कर सकते हैं, और करें तो किस ग्रह से जुड़ा करें या किस काम से एकदम से दूर रहें। सिंह लगन की कुंडली है और कन्या राशि है। वर्तमान में कोई साढ़े साती नहीं चल रही है। अक्सर मैं जब चंद्रमा को देखता हूं और साढ़े साती होती है और सवाल होता है कुछ नया स्टार्ट करने के लिए कि नौकरी छोड़ के बिजनेस शुरू कर दें, ऐसा कुछ, या भारी इन्वेस्टमेंट, और साढ़े साती चल रही होती है, तो मैं मना करता हूं कि अभी रुक जाइए। क्योंकि साढ़े साती में अक्सर ऐसी चीजें होती हैं, गलती गलत, ज्यादातर 90% मामलों में चीजें गलत हो जाती हैं। साढ़े साती में व्यक्ति अगर कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट या चेंजेस करने जा रहा है तो उसको सतर्क करिए कि जो काम पहले से चल रहा उसमें नया इन्वेस्टमेंट उसको बढ़ाने में वो सब जारी रखिए, कहीं नई जगह नहीं फंसना। जैसे मैं ज्योतिष का काम कर रहा हूँ, साढ़े साती चल रही हो और मैं चला जाऊं टीवी चैनल खोलने, ये मेरे लिए घाटे का सौदा। सेक्टर चेंज नहीं करना चाहिए। तो इनका बिजनेस के लिए सवाल था, सीधी सी बात आप समझिएगा, छठे भाव के अच्छे होने पर व्यक्ति नौकरी में अच्छी ग्रोथ करेगा। छठे भाव और दसम भाव को मिला करके नौकरी, सातवां भाव और दसम भाव मिला करके बिजनेस, दसम दोनों स्थितियों में देखेंगे, क्योंकि चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो तो कर्म तो करेंगे ही, कर्म तो करना ही है। नौकरी में कर्म करके आप यश और प्रसिद्धि पाएंगे, या फिर बिजनेस को करके यश और प्रसिद्धि मिलेगी, ये दसम भाव होता है। तो इनके छठे भाव का स्वामी शनि है और सातवें भाव का भी स्वामी शनि है। और एक चीज, जब जब भी कुंडली देखेंगे तो सवाल से जुड़ा हुआ वर्ग कुंडली आपके सम्मुख रहे। मैं हमेशा, जैसे करियर का है तो मैं दसमांश, विवाह का है नौमांश, विदेश का है तो चतुर्थांश, अपने आप सेटिंग स्क्रीन पे ऐसी बना लेनी। अब लगन कुंडली, दशा, दसमांश और नीचे ग्रह स्पष्ट, चार चीजें हैं। दसमांश आपके पास होना चाहिए जब भी नौकरी या बिजनेस से जुड़ा हुआ सवाल रहे तब। अब यहां पर हम देख लेंगे, चूंकि यहां पे मुझे लग रहा है छठे और सातवें दोनों का स्वामी शनि है और शनि गुरु की राशि में बैठा हुआ है, गुरु से दृष्ट है और बुध से भी दृष्ट है। यहां से मुझे लग रहा है कि नौकरी और बिजनेस दोनों इनके लिए समान है, क्योंकि दोनों का स्वामी यही शनि है, तो उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि आ गई। व्यापार का जो कारक ग्रह बुध है वो भी यहाँ पर संबंध बना रहा है। बुध को व्यापार के केस में हमेशा देखना। तो शनि ठीक है, शनि 16 अंश का है, धनु राशि में भी है, विष नवमांश वगैरह में भी नहीं है। अब हम शनि की स्थिति को अगर हम देख लें दसमांश में, तो शनि चंद्रमा के साथ पंचम भाव में दसमांश में है और दसमांश का लग्नेश भी है। दसमांश का लग्नेश क्या करता है, किसी भी वर्ग कुंडली का लग्नेश वर्ग कुंडली से जुड़े हुए सुखों से मिलने वाली संतुष्टि को दर्शाता है। जैसे अभी पिछली कुंडली में, लगन कुंडली में विवाह बाधा था, नौमांश का लगन भी पीड़ित हो गया। जो लगन कुंडली में काल सर्प बना था, शुक्र नीच का था, नौमांश उस चीज को क्या कर रहा था, कंफर्म कर रहा था। नौमांश का लगन पीड़ित हुआ तो मैरिड लाइफ में सुख में कमी, दसमांश में नीच का ग्रह हुआ तो कार्य क्षेत्र से सुख में कमी, यानी आप अपने काम काज के प्रति संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, असंतुष्टि बनी रहेगी। हो सकता है कि आपकी अपनी गलती हो या कोई कारण। तो यहाँ पर सूर्य महाराज बैठे हुए हैं, सूर्य महाराज जो लगन कुंडली के लग्नेश है, ऐसे भी टैली होता है। ये जो सूर्य बैठा है यहाँ पे, ये लग्न कुंडली का लग्नेश ही बैठा है। सूर्य क्या करता, ऊर्जा प्रदान करता है, तो लगन में बैठा है, नीच ऊंच का नहीं है, यहाँ का लग्नेश भी है, तो काम काज के मामले में ऊर्जा की सप्लाई करेगा। लग्नेश भी ठीक है, लेकिन एक चीज मुझे यहाँ पे कंफर्म हुआ है,
आपको जानना है कि व्यक्ति जो भी काम करेगा, नौकरी करे, बिजनेस करे, क्या वह स्ट्रेसफुल रह करके जीवन में काम कर पाएगा कि नहीं। यह पता चलता है दशमांश कुंडली में, अगर शनि चंद्रमा एक साथ होंगे, नौकरी करेगा चाहे बिजनेस करेगा, उस चीज से उसको स्ट्रेस मिलेगा। अरे भाई, शनि चंद्रमा की युति में मानसिक तनाव मिलता है ना, और यह बना कहाँ है, D10 में। लगन में बने तो जीवन के हर क्षेत्र में स्ट्रेस, और वर्ग कुंडली में बनेगा तो सिर्फ उसी चीज का स्ट्रेस। जब ये ऑफिस से निकल के घर पहुंच जाएंगे तो ये योग नहीं काम करेगा। D10 में है तो सिर्फ कार्यस्थल पर काम के समय ही काम करेगा, यानी कार्य का यह व्यक्ति स्ट्रेस लेगा, तनाव लेगा। ऐसे नहीं है जो चीज जहां जैसी है वैसे छोड़ दे। तो यहाँ पर अगर अब हम लाभ भाव में आ जाए तो देखें, यहाँ पर तीन ग्रह बैठे हैं, बुध गुरु और सूर्य। इन तीनों ग्रहों की युति अच्छी होती है, और राशि भी ठीक ठाक है, यानी इस कुंडली में आमदनी का योग अच्छा है। अब आ जाते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा अकेला है, आगे पीछे साथ में कोई नहीं है, केमद्रुम दोष है। केमद्रुम दोष यहाँ पे बन रहा है। चंद्रमा से अगर चौथे में कोई है तो वो तो शनि हो गया, शनि ठीक नहीं होता, क्योंकि शनि वापस फिर घूम के चंद्रमा को देख देता है 10वीं दृष्टि से। और जो लोग बिजनेस और नौकरी दोनों किए होंगे जीवन में, उनको पता होगा क्या, नौकरी से ज्यादा तनाव बिजनेस में होता है। नौकरी में एक टाइम के बाद आप निश्चिंत हैं, लेकिन बिजनेस में आप निश्चिंत नहीं हैं। इसलिए चंद्रमा और सूर्य के बिगड़ जाने पर बिजनेस की सलाह मैं नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा चूंकि केंद्रुम दोष में आ रहा है, आगे पीछे कोई नहीं है, तो विचारों में इनके स्थिरता नहीं है। किसी भी चीज को टाइम दे पाने में ये ज्यादा सक्षम नहीं होंगे। बिजनेस ऑलवेज डिमांड्स टाइम। बिजनेस में हमेशा समय लगता है, और जब चंद्रमा अकेला हो तो मन क्या हो जाता है, स्वच्छंद हो जाता। 6 महीने अगर इनको प्रॉफिट नहीं आया तो इनका मन बेचैन हो जाएगा, ऊपर से शनि की दृष्टि भी है, तो इनको कुल मिलाकर के नौकरी के लिए सलाह दिया जाएगा। नौकरी के साथ साथ इनको कुछ अलग से इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर शनि गुरु की राशि में है, गुरु इसे देख रहा है, और पंचम भाव के स्वामी की युति बुध के साथ है। तो इनको सलाह दे दिया जाएगा कि नौकरी के साथ साथ आप स्विंग ट्रेडिंग, यानी शेयर मार्केट में पैसा लगाइए। महीने 2 महीने 4 महीने, फिर कुछ बने निकाल दीजिए। एक एक्स्ट्रा इनकम इस प्रकार से कर सकते हैं। नौकरी और बिजनेस दोनों का यहाँ से सही है, लेकिन ये फैक्टर वही नोट करिएगा, बिजनेस के सवाल में अगर बना बनाया बाप दादा का बिजनेस नहीं है, उसे शुरू ही करना है, तब इस फैक्टर का ख्याल रखना है कि बिजनेस के केस में चंद्रमा का केंद्रुम दोष महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे लोग जल्दी जल्दी निर्णय बदलते हैं और ज्यादा समय तक इंतजार नहीं कर पाते हैं, इसलिए नौकरी छोड़कर बिजनेस में जाना उचित नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिजनेस में सफल ही नहीं हो सकते। देखिए, कुछ होता है संघर्ष करने की क्षमता अन्य ग्रहों के द्वारा भी आती है। अब यहाँ पर मंगल भी 12वें में नीच का है, जो भाग्य का स्वामी है, और इनका चरित्र भी नहीं ठीक है। मंगल शुक्र 12वें है ना, तो ये नहीं टिक पाएंगे, भाग्य का बल भी नहीं मिल पा रहा। ये चंद्रमा मान लीजिए पीड़ित है, भाग्य वगैरह ठीक होता, अन्य चीजें थोड़ी अच्छी मिलती, तो क्या करता व्यक्ति, लड़के झगड़ करके अन्य लोगों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा संघर्ष करता, ज्यादा टाइम लेता, लेकिन कर ले जाता।
अब इनके अगर कोई पैतृक बिजनेस हो जिसमें पिता इन्वॉल्व हो या कोई भी इन्वॉल्व हो, भाई इन्वॉल्व हो, उनके साथ ये 4 6 10 साल का समय बिताएं, तब ये कर पाएंगे। खुद बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, एस्टेब्लिश बिजनेस रहेगा उसमें लग जाएंगे तो कर लेंगे। क्योंकि ये जो चंद्रमा वाली परेशानी है, ये एस्टेब्लिश करने में ही समस्या देता है। ऐसे लोग कोई नई चीज एस्टेब्लिश कर पाने में कम सक्षम होते हैं, क्योंकि बार बार वो अधीर हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। तो अब इनको सलाह क्या दिया गया, इनको मैंने कहा कि आप बिजनेस करिए, क्योंकि इनके पिता का बिजनेस चल रहा है और उसी बिजनेस में ही लगने का इनका सवाल था। पिता के साथ सूर्य लाभ भाव में बैठा भी है और पिता के साथ करना है, पिता का बना बनाया बिजनेस है। तो अगर बच्चा नहीं लगेगा तो बिजनेस ही कहाँ जाएगा आगे चल। इनको ये सलाह दिया हूं कि कुछ नया अपनी तरफ से नए प्रोजेक्ट पर बहुत ना लगिएगा, पिता को ही आगे करके सारा काम करिएगा, तो आपको सफलता मिल जाएगी। अब यहाँ पर इनके लिए सूर्य के लिए माणिक्य हो जाएगा, गुरु के लिए पुखराज हो जाएगा, मंगल जो कि भाग्य का स्वामी है और 12वें में नीच का बैठा है। यहाँ पर एक दिक्कत और होती है, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, मंगल शुक्र की युति में, मंगल उत्तेजना है, शुक्र काम है। किसी में एक को बढ़ाएंगे ना तो शरीर की गर्मी बढ़ेगी। ये दोनों जो है शरीर की गर्मी को, उतावलेपन को, मतलब आशिक मिजाज बनाते हैं ये दोनों एक साथ होकर के। एक को बढ़ाएंगे तो यह नेचर और अधिक बढ़ जाएगा। तो शुक्र मंगल की युति में ये चीज जरूरी है कि व्यक्ति का शादी विवाह हुआ रहे तभी स्टोन बताना चाहिए, अन्यथा नहीं बताना चाहिए। तो इनका हुआ है, विवाह हुआ है, लव मैरिज कर चुके हैं, ये लव मैरिज का भी योग बन जाता है ना। तो लव मैरिज किए हैं तो मंगल के लिए सफेद मूंगा कम वजन का ट्राई करने के लिए इनको बताया हूं कि ट्राई करिए, पहले 15 20 दिन सूट करेगा तो पहनिएगा, क्योंकि यहाँ पर सूट करना ना करना भी एक संभावना है, 12वें में है। हालांकि ये नीच का है, कारक ग्रह है, अच्छा ग्रह है, नीच का है, विवाह हो चुका है, तो इसलिए इनको यहाँ पे रिकमेंड किया हूं। दूसरा मंगल को देखते हैं तो मंगल 20 अंश का है, शुक्र 18 अंश का है, यानी कि मंगल के पीछे शुक्र है, आगे केतु है, तो पाप कर्तरी में भी जाएगा ये। अगर पीछे होता शुक्र से तो इधर हो सकता है गुरु बुध पड़ जाता। तो सफेद मूंगा से क्या होगा कि नुकसान की संभावना कम है, लाल पहनेंगे तब तो तुरंत गड़बड़ कर देगा, इसीलिए सफेद ट्राई करने के लिए बोला गया और सफेद सूट भी कर जाएगा। अब आज इतना ही रहेगा। अब आप लोग इंतजार करिए दीपावली तक, विश्लेषण ऐसे करिए। विश्लेषण के समय आपको अगर एक दो बातें नजर आती हैं तो आप अपने नोटबुक में लिखिए। यहाँ पर सबको अनम्यूट करके सबसे राय नहीं लिया जा सकता। हो सकता है कुछ चीजें हमारी नजर से छूटे, वो आपको दिखें। तो जो आपको दिख रही है वो तो दिख ही रही है, जो नहीं दिख रहा हम जो बता रहे हैं उस पर नजर डालिएगा। बस आज इतना ही रहेगा, समय भी अधिक हो रहा है। जाइए, धन्यवाद, जय श्री राम।